हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ का पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेयरी फार्मिंग डिपेंड्स ऑन। डेयरी फार्मिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस और सॉइल कंडीशन। तो डेयरी है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर रहेगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। डेयरी फार्मिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंडियाज जीडीपी रेस्ट अपॉन द। इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कौन से डिपार्टमेंट की होती है कि वो जीडीपी को मेजर करे? हमारे ऑप्शंस है ए इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, सेकेंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, थर्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लास्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जीडीपी हमारा कौन मेजर करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो इकोनॉमिक है? ऑप्शंस आर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना प्लस उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सिर्फ प्रोड्यूस ही करना गुड्स। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट टू द नीडी, नीडी को अगर गवर्नमेंट मनी देती है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड लास्ट इज कंजम्पशन ऑफ वाटर, या वाटर कंज्यूम करना। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर फॉल नहीं करता? नॉट आ रहा है, आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आर अ फार्मर इरिगेटेड द फील्ड, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। A daily wage laborer working for a contractor, a doctor in a hospital treating a patient, or a handloom weaver working on a loom in her house। अभी हमने बताना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो फार्मर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ, डेली वेज लेबरर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हैंडलूम वीवर जो होता है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जीडीपी शोज। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या शो करती है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी चीज़ सही है जो जीडीपी शो करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। जीडीपी बताती है कि टोटल आउटपुट देखा जाए तो उस साल में कितनी की इकोनॉमी कंट्री की हुई है। नेक्स्ट इज it shows what the total product of a country in a given year without counting country's total resources। जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको छोड़ के अगर हम काउंट करते हैं टोटल प्रोडक्ट जो आता है, क्या वो रहती है जीडीपी? नेक्स्ट इज इट शोज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर ईयर, या फिर उस साल कितने लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। लास्ट इज इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, या फिर उस कंट्री में उस साल में कितने ट्रेड ट्रांजैक्शन हुए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर पाई जाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, जहाँ कम लोगों की ज़रूरत हो पर वहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, उसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स, छोटे से फार्म के टुकड़े पर, खेत के टुकड़े पर अगर एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हों। अमंग पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज और इन बिग प्राइवेट कंपनीज। तो इन देखने से ही पता चल रहा है, और पहले भी हम काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, छोटी सी लैंड पे वही 2 जनों का काम होता है और वो बहुत सारे जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट आंसर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का करेक्ट मीनिंग क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं It covers those enterprises where the terms of employment are regular.
इसके अंदर वो सभी एंटरप्राइजेज आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर रहती है, मीन्स आपको कभी कोई हटा ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। जॉब्स आर नॉट रेगुलर, जॉब रेगुलर नहीं होती। और इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज, या ये कम सैलरी देता है। अब इसमें से राइट क्या चीज़ हुई? ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो सैलरीज तो आपके जैसे आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जॉब्स रेगुलर नहीं होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनाइज जैसे आईटी सेक्टर्स या दूसरे हो गए, जॉब्स तो रेगुलर ही रहती है। अगला है हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट भी, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहेगा ही। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेगुलर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of 200 million children in the school going age group, how many are attending schools? अगर 200 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप के हैं, 200 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप के हैं, उनमें से कितने जो हैं हमारे यहाँ स्कूल अटेंड करते हैं? 200 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उनमें से कितने स्कूल अटेंड करते हैं? तो हमारे ऑप्शंस है 1/4, हाफ, 2/3 और 1/5। तो हमारा राइट आंसर है 2/3। 200 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यानी स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू वर्क का लॉ बनाया था, तो वो कितनी इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट में वो लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 150 डिस्ट्रिक्ट्स, 200, 250 और 625 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है 625 डिस्ट्रिक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क के अंडर 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करता है? हमारे ऑप्शन हैं फिशरमैन, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर और टीचर। फिशरमैन हो गया हमारा प्राइमरी, फार्मर भी हो गया प्राइमरी, फैक्ट्री वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद है टीचर, टीचर जो है हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, इसीलिए ये आ गया टर्शरी सेक्टर में। हमारा राइट आंसर है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल आर एंगेज्ड इन डैश टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। पीपल किस चीज़ में एंगेज्ड हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें? तो वर्क में एंगेज्ड हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम करो उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों, इनकम भी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ, तो हमारा राइट आंसर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने आपको बताया सेक्टर्स में हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। Next question is from 1973 to 2003 which of the following sectors has grown considerably। 1973 से लेकर 2003 तक कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लगातार ग्रो करता रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं टर्शरी, सेकेंडरी, एग्रीकल्चर या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है टर्शरी। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी जीडीपी में भी जो हाईएस्ट जो हमारे को इकोनॉमी ज़्यादा मिलती है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर से ही मिलती है। तो हमारा ग्रोइंग कौन सा रहा? टर्शरी। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग या इनमें से कोई भी नहीं। अभी रीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं बोलते, चलो इसको कट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, बट हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता तो हमारा राइट आंसर था मैन्युफैक्चरिंग, बट यहाँ दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, मैन्युफैक्चर करना, और हमसे सेक्टर की बात की है तो यहाँ पे सेक्टर इंडस्ट्रियल के साथ लगा हुआ है, तो इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन जीडीपी लेटर डी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी में लेटर डी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ऑप्शंस आर डोमेस्टिक, डिप्रेशन, डेवलपमेंट और डिडक्शन। तो राइट आंसर ये आपको पता ही है, जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो राइट आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ वर्क विच फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस।
जहाँ रूल्स और रेगुलेशंस को माना जाता है वो कौन से सेक्टर में होता है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, टर्शरी और सेकेंडरी। जहाँ सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन माना जाता है या फॉलो किया जाता है वो होता है हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो राइट आंसर इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये हम जो सीरीज़ है अपनी आगे चलाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम और एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर 2 के। अभी हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।